नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको बुरा तो लगेगा, गुस्सा भी आएगा। ये बात बताने में मुझे भी थोड़ी घिन आएगी, तकलीफ होगी, पर यह आपको बताना जरूरी है, आपको चेतावनी देना जरूरी है। बागपत में जब्बार खान और मुर्शीद खान ने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर बॉस से बदला लेने के लिए उनके खाने में टीबी के मरीजों का बलगम मिला दिया। गाजियाबाद में परिवार के लिए खाना बनाने वाली रीना नाम की मेड ने आटे में अपना पेशाब मिला दिया। रीना बदला लेने के लिए घर वालों को पेशाब वाले आटे की रोटी खिलाती रही। सहारनपुर के खलीफा होटल में तंदूरी रोटी सेकने वाला आटे में थूक मिलाता हुआ पकड़ा गया। ये तीनों घटनाएं कैमरे में रिकॉर्डेड हैं, इनके सबूत हैं। तीनों घटनाएं रोंगटे खड़े करने वाली हैं, लेकिन पुलिस लाचार है। इस तरह की हरकत करने वालों को पकड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। ऐसी नीच हरकत करने वालों को आसानी से बेल मिल जाती है, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत पुलिस इस तरह की हैवानियत करने वालों को सख्त सजा दिला सके। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ ने खाने की चीजों में ह्यूमन वेस्ट मिलाने को गैर जमानती अपराध बनाने का फैसला किया है। ऐसा कानून बनाया जाएगा। ऐसी हरकत करने वालों को जेल की सजा होगी, भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब कानून जब बनेगा तो बनेगा, पुलिस उसके हिसाब से एक्शन लेगी तो तब लेगी। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन आज जो खबरें आई वो सोचकर मन में बार बार यही सवाल उठता है कि कोई इंसान इस तरह की गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। ये कैसी सोच है। और तीन तीन जगह एक ही तरह की घटनाएं हो, ये तो और भी हैरत की बात है। मैं आपको एक एक करके इन घटनाओं के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां दो लोगों ने अपने अफसर और उसके परिवार को टीबी की बीमारी देने की कोशिश की। बागपत के जिला हॉस्पिटल में पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने डिप्टी सीएमओ को टीबी की बीमारी देने के लिए टीबी के मरीजों का बलगम उनके खाने में मिलाने की साजिश रची। और ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, इसके सबूत हैं। जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम हैं जब्बार खान और मुशीर अहमद। जब्बार और मुशीर बागपत के जिला हॉस्पिटल में काम करते हैं। इस हॉस्पिटल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह के पास टीबी उन्मूलन विभाग की जिम्मेदारी भी है। जब्बार और मुशीर डॉक्टर यशवीर के अंडर काम करते हैं। जब्बार टीबी और एचआईवी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर था, जबकि मुशीर खान लैब टेक्नीशियन था। टीबी के टेस्ट के लिए मरीजों के बलगम के जो सैंपल आते थे वो लैब में मुशीर के पास पहुंचते थे। जब्बार ने मुशीर के साथ मिलकर टीबी के मरीजों का बलगम डॉक्टर यशवीर के खाने में मिलाने की साजिश रची, जिससे डॉक्टर यशवीर की बॉडी में भी टीबी के बैक्टीरिया पहुंच जाएं, उन्हें टीबी हो जाए। लेकिन ये लोग अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो पाते उससे पहले ही भांडा फूट गया, पर्दाफाश हो गया। पुलिस को जब्बार और मुशीर के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप मिला, जिसमें जब्बार मुशीर से पूछ रहा था कितना बलगम खाने में मिलाना होगा जिससे डिप्टी सीएमओ को टीबी हो जाए। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगवाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नु बताओ। 2 बूंद डाल दिया, बहुत हो जाएगा। 2 बूंद हिला लिया उसे। हिला लो। ठीक है। हैरानी की बात यह कि जब्बार और मुशीर इस हॉस्पिटल के पुराने कर्मचारी हैं। जब्बार तो 20 साल से यहां काम कर रहा है, जबकि मुशीर 2013 से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पर है। इन दोनों ने साजिश तो फूल प्रूफ रची थी, बस एक गलती हो गई। जब्बार ने इस साजिश में टिंकू नाम के सफाई कर्मचारी को भी शामिल किया। मुशीर का काम टीबी के बैक्टीरिया वाले सैंपल को प्रोवाइड करना था और सफाई कर्मचारी टिंकू का काम उस जहरीले बलगम को खाने में मिलाना था। लेकिन टिंकू को जब जब्बार और मुशीर की साजिश का अंदाजा हुआ तो उसने इन दोनों की बात रिकॉर्ड कर ली और डिप्टी सीएमओ को इस खतरनाक प्लान के बारे में बता दिया। पिछले हफ्ते हमारा एक 4th क्लास का एम्प्लॉय है, उसने मुझे बताया कि सर इस तरह की एक साजिश रची जा रही है, इसमें आपका
हमारे जो दो कर्मचारी हैं मेरे विभाग में कार्यरत हैं, मेरे ही अधीन कार्यरत हैं, एक का नाम जब्बार था, दूसरे का नाम मुशीर था। ये इस तरीके से एमडीआर पेशेंट का जो टेस्ट के लिए बलगम हमारे पास आता है उसको आपको किसी न किसी तरीके से किसी खाने के पदार्थ में डाल के दिलवाना चाह रहे हैं। उसके बाद में मैंने इस पे उसने मुझे कॉल रिकॉर्डिंग दी और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैंने पुलिस को दे दी वो, और पुलिस ने अपना बेहतरीन काम करते हुए जब्बार को अरेस्ट कर लिया। सफाई कर्मचारी को इसमें एक माध्यम बनाया जा रहा था। सफाई कर्मचारी और मुशीर की बात हुई, सफाई कर्मचारी और जब्बार की बात हुई, इसमें दो लोगों की बात हुई है ये। तभी उसने मेरे को बताया कि सर मेरा का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की कार्रवाई कराई जा रही है। डॉक्टर यशवीर से बात करने के बाद हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने इस साजिश का खुलासा करने वाले टिंकू नाम के सफाई कर्मचारी से भी बात की। उससे पूछा उसे इस साजिश का हिस्सा क्यों बनाया गया, तो टिंकू ने बताया कि जब्बार और मुशीर डिप्टी सीएमओ के साथ साथ उनके परिवार को भी टीबी का मरीज बनाना चाहते थे। डॉक्टर साहब के खाने में बलगम तो ये लोग खुद मिला सकते थे, लेकिन परिवार वालों के खाने में टीबी के मरीज का बलगम मिलाने के लिए दोनों ने उसे मोहरा बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो कभी कभी डॉक्टर साहब के परिवार के लिए खाना लेकर जाता था। ये बात जब्बार और मुशीर की जानकारी में थी, इसीलिए उन्होंने इस साजिश में उसे भी शामिल किया। मैंने सर फोन से रिकॉर्डिंग की थी उनकी, फोन से रिकॉर्डिंग करके मैंने डॉक्टर यशवीर सर को दे दी थी। क्या बात कर रहे थे दोनों? वे आर सैंपल मिलाने की बात कर रहे थे खाने में, बस इतनी बात हुई थी उनसे मेरी। क्या बोल रहे थे वो लोग? वे बोल रहे थे मतलब खाने में मिला के तेरे को देना है। किनको मिलाना है खाने में? किसकी खाने में? डॉक्टर यशवीर सर के खाने में मिलाने के लिए बोल रहे थे मेरे को, बस इतनी बात हुई थी उनसे हमारी। उनके परिवार के खाने में मिलाने के लिए कह रहे थे? क्योंकि मैं खाना वाना वहाँ पे पहुँचाता हूँ, उन्होंने घर पे पहुँचाता हूँ, मैं सामान पहुँचाता हूँ मैं उनके घर पे भी, क्या पता कौन से मिलवा देते हुए। पर मैंने ना तो कभी कुछ चीज मिलाई उनके खाने में, और ना ही खाने में कुछ चीज मैंने आज तक दी उनको, ना मैं सर के घर पर कुछ चीज दिखाया उस दिन से, जिस दिन से बात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी जब्बार को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुशीर फरार है। सवाल यह है, आखिर जब्बार और मुशीर ने इतनी खतरनाक, इतनी घिनौनी हरकत क्यों की? ऐसी साजिश क्यों रची? डॉक्टर साहब से उनकी क्या दुश्मनी थी? पता लगा कि जब्बार और मुशीर दोनों काम में लापरवाह थे। डिप्टी सीएमओ ने उन्हें डांट दिया था। बस इसी बात से नाराज होकर जब्बार और मुशीर ने डॉक्टर यशवीर और उनके परिवार को टीबी का मरीज बनाने की साजिश रच डाली। पूछताछ में अभी ये आया है कि किसी काम को लेके डिप्टी सीएमओ ने इनको डांटा था और ये आपस में बात कर रहे थे इस तरीके की कि उनके खाने में कुछ बैक्टीरिया वगैरह मिला दे। वो टीबी के कार्यक्रम के हेड हैं यहाँ पे, और ये जो व्यक्ति हैं ये लोग भी काफी सालों से संविदा के रूप में इन्हीं के साथ काम कर रहे थे। इनसे भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि मोटिव डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनको डांटा भी था, तो संभवतः पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह की प्लानिंग उन्होंने उसके बाद की हो। जरा सोचिए, जिन कर्मचारियों पर टीबी के इरेडिकेशन की जिम्मेदारी थी, जो वायरस को फैलने से रोकने का काम करते थे, वही डॉक्टर और उसके पूरे परिवार के खाने में मरीज का बलगम मिलाने की साजिश रच रहे थे। ऐसा केस मैंने पहली बार सुना है, पहली बार देखा है। इससे पहले थूक लगाकर रोटी बनाने के वीडियो आते थे, काफी उन पर चर्चा होती थी। पिछले 2 महीनों में इस तरह के केसेस में जिस तरह से सख्ती से कार्रवाई हुई, उससे लगा कि अब ये मामले रुक जाएंगे, इस तरह की हरकतें बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में ढाबे में रोटियां बना रहा शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मामला बागपत जिले के बड़ौत कस्बे का है। जिस ढाबे पर यह सब हो रहा था उसका नाम अल अबरार चिकन शॉप बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। इसी तरह की तस्वीर सहारनपुर के खलीफा होटल से भी आई। सहारनपुर के वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि जो शख्स तंदूर में रोटी सेक रहा है वो पहले हाथों से लोई तैयार करता है, फिर रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक देता है। इस पूरी करतूत के बारे में किसी ग्राहक को पता चला, उसने इसे कैमरे में कैद कर लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। चर्चा शुरू हुई तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुलिस से शिकायत की
और खलीफा होटल के मालिक पर एक्शन की मांग की। थूक जिहाद है, थूक जिहाद चल रहा है कि भोजन को अपवित्र करा जाता है थूक करके। ऐसे ही घटना को इस पर होटल खलीफा पर अंजाम दिया गया है। बड़े निंदनीय विषय है, ये कुकृत्य है। इससे आम जनमानस की भावना तो आहत हो ही रही है, साथ साथ ये बीमारी फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। होटल पर स्टाफ का व्यक्ति भोजन में थूक करके आम जनमानस को दे रहे हैं, ऐसी वीडियो हम लोगों के संज्ञान आई है। तो उसी विषय को लेकर के हम बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होकर के हमने इंस्पेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। उसमें हमने मांग की कि ऐसे होटल पर तुरंत सील की कार्रवाई होनी चाहिए। वह होटल संबंधित जितने लोग हैं, जैसे होटल संचालित करता व स्टाफ, समस्त ऐसे व्यक्तियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वह जनपद सहारनपुर में जिहादी जितने होटल चल रहे हैं, उन होटलों पर एक बार जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, आरोपी को हिरासत में ले लिया। होटल पर एक्शन को लेकर पुलिस का कहना है कि इस पर एक्शन लेने का अधिकार फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट का है, पुलिस का नहीं। एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है होटल में एक तंदूर में से रोटी निकालते हुए, और उसी फुटेज के आधार पे कोतवाली नगर में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है संगत धाराओं में। और जो उसमें युवक दिख रहा है उसको चिन्हित करके पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उससे पूछताछ चल रही है और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घिनौनी हरकतें सिर्फ अबरार चिकन शॉप या खलीफा होटल जैसे रेस्टोरेंट या ढाबों में नहीं हो रही। आपके और हमारे घर में काम करने वाले हेल्पर भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, और यह बहुत शॉकिंग है। गाजियाबाद से ऐसा ही केस सामने आया। गाजियाबाद में जो हुआ वो सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के घर में खाना बनाने वाली मेड रीना पेशाब से आटा गूंदकर रोटी बना रही थी। इस फ्लैट में रहने वाले लोगों की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। घर के लोगों को शक हुआ, कहीं मेड कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, खाने में कुछ मिला तो नहीं रही। इसके बाद परिवार वालों ने किचन में एक छोटा कैमरा लगा दिया और कैमरे ने सच्चाई सामने ला दी। रीना ने आटा गूंथने से पहले बर्तन में यूरिनेट किया और बर्तनों में यूरिनेट करने की उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इसी बर्तन में जो पेशाब भरा उसे उसने आटे में मिला दिया और उसकी रोटी बनाई। ये वीडियो देखकर परिवार वाले शॉक्ड हो गए। उन्हें पता चला कि खाना बनाने वाली मेड रीना पहले बर्तनों में पेशाब करती है और फिर उसी से रोटी बनाकर उन्हें खिला रही थी। आखिरकार इस घर में रहने वालों ने सबूत के साथ पुलिस में शिकायत की और रीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे मामले में सबसे शॉकिंग बात यह है कि रीना नाम की यह महिला इस परिवार के घर में पिछले 8 साल से काम कर रही थी। 8 साल का समय काफी लंबा होता है। ऐसा विश्वास तोड़ने की मंशा कैसे हुई? इतनी घिनौनी हरकत करने का सोच कहां से आई? ये सवाल सबके मन में है। और सवाल यह भी है कि इस तरह की घटनाओं को आखिर रोका कैसे जाए। योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के केसेस में पुलिस को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि पुलिस इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों को पकड़ सकती है, लेकिन कभी किसने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की नीचता भी कोई इंसान कर सकता है। इसलिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। आमतौर पर पुलिस ऐसी हरकत करने वालों को पकड़ती है और उन्हें कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है। इसलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और मंत्रियों की मीटिंग में कहा कि खाने में थूक या दूसरी गंदी चीजें मिलाने को
गैर जमानती अपराध बनाया जाए और कानून में इस तरह की हरकत करने वालों के लिए जेल और जुर्माने दोनों का इंतजाम किया जाए। इसके बाद योगी ने ट्विटर पर लिखा कि खाने पीने की चीजों में मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है। ऐसा काम करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खाने पीने की चीजों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार जल्दी एक कड़ा कानून बनाएगी। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार कई बार अपील कर चुकी है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। अब कानून का डंडा चलेगा, तभी इस तरह का घिनौना काम करने वालों को सुधरा जाएगा। अब कानून से देखो, धारा 370 खत्म हुआ, कानून बन गया। पहले कितनी हिंसा होती थी कश्मीर में, आप देखो एक चिड़िया भी नहीं मरी है। तो कानून से ही हम ढेर सारी चीज रोक सकते हैं। और किसी धर्म को अब भ्रष्ट किया जाए किसी विशेष धर्म के व्यक्ति के द्वारा, ये अपराध से बड़ा संज्ञेय है। अब बिना कानून के हो नहीं सकता। मैं तो समर्थन करता हूँ और ऐसा होना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने भी सख्त कानून लाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाओं से लोगों की सेहत तो खराब होती ही है, साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है। खान पान को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून ला रही है, बेशक उसको लाना चाहिए है। इसलिए कि इस तरीके के कानून बने, क्योंकि जिस तरीके से खान पान को लेके पूरी तरीके से लोग उसके अंदर थूकते हैं और उसके अंदर गंदगी करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है और जगह जगह के ऊपर खाने के होटल्स हैं, खाने की दुकानें हैं, खाने के इंतजामात हैं। और जिस तरीके से जाहिर बात है कि ये मामला पूरी तरीके से मेरे संज्ञान में मीडिया बंधुओं के अलावा भी लाया गया है, तो इसके ऊपर बेशक कानून बनना चाहिए है। इसलिए कि इससे बीमारियां फैलती हैं और जब बीमारियां फैलती हैं तो लोग जो हैं पूरी तरीके से रोग में ग्रस्त हो जाते हैं। लिहाजा ऐसा सख्त कानून बने ताकि इस तरीके की हरकत करने से कोई सोच भी न सके। ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसमें सब तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस कानून के पीछे सियासत दिख रही है। संभल से समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का कानून ला रही है। पहले तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है। और ख़ास तौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है। और मेन चीज़ जो है उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, एजुकेशन शिक्षा का हो या जो भी विकास का काम हो। फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ प्रोपेगेंडा कर करके अपनी राजनीति रोटियां नहीं इन चीज़ों पर सीखनी चाहिए। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कानून बनाने का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये आशंका भी जाहिर की कि इस कानून का इस्तेमाल एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। नदवी ने कहा, खाने में गंदगी को किसी एक खास मजहब के लोगों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इस तरह की चीजें समाज में लाखों करोड़ों में कोई एक आध दो वाकये आते हैं सामने, जो इंसानियत से गिरी हुई चीजें हैं। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई फल बेच रहा है तो उसमें कोई थूक मिलाए, या खाने की कोई चीज बना रहा है तो उसमें कुछ डाले होटलों में। इस चीज को भी, हर चीज को हम मजहब की उससे ना देखें। ये अपराध है और अपराध को खत्म करना और लोगों का सुधारना ये एक समाज की भी जिम्मेदारी है, हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है और कानून की भी जिम्मेदारी है। डर तो पैदा होगा लोगों में, कम से कम ये चीज रुकेगी। नहीं, बिल्कुल, लेकिन कानून का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। कानून के जरिए से किसी कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए, उस पर प्रोपेगेंडा किया जाए उसके खिलाफ, तो ये भी इंसानियत से गिरी हुई बात है। ये बात सही है, इस तरह की हरकतों को किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कई वीडियो उत्तराखंड से भी आए हैं। मसूरी में चाय की दुकान में थूक मिलाकर चाय पिलाने का वीडियो सामने आया। हरिद्वार में थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो आया। इसलिए अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
खाने पानी की चीजों में थूकने वालों के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। अगर कोई इस तरह का अपराध करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिलों के एसपीज को इस तरह की घटनाओं पर नजर रखने और सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया। मसूरी है, नैनीताल है, अपना चार धाम यात्रा है, उधर कैंची धाम है, और इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर कई सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल आदि हैं जहां पे खाना सर्व होता है। खाना बनाते समय ये थूक रहे हैं या उसमें इस तरह से, तो ये इसमें अब फिर दो मेन इश्यूज हम लोगों ने पाए। एक तो इस प्रकार की घटनाओं से कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है। इससे मतलब कम्युनिटीज में आपस में एनिमिटी फैलती है। तो इसी के चलते मैंने सभी एसपीज को कल सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में जारी किए हैं। उसमें 8 बिंदुओं पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और जो उसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस एक्ट और जो नया बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसके जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको हमने कोट करते हुए सभी एसपी से अपेक्षा की है कि इनके तहत कार्रवाई करें। खाने पीने की चीजों में मिलावट करना अपराध है, पर खाने में बलगम मिलाना, पेशाब मिलाना, थूक मिलाना महापाप है। इस मानसिकता को समझना मुश्किल है। आजकल सीसीटीवी होते हैं, सबके फोन में कैमरे होते हैं, इसलिए कुछ अपराधी पकड़े गए, इनके खिलाफ सबूत भी मिल गए, वरना यहां तो पता ही नहीं चलता कि खाने में कौन क्या मिला रहा है, और अगर यह पता चल भी जाता तो उसे साबित करना मुश्किल होता। ऐसा पाप करने वालों की यह सोच कहां से आई, ये समझना मुश्किल है। कोई से थूक जिहाद कहेगा, कोई से सिक माइंड कहेगा, कोई पागलपन करार देगा, लेकिन इससे अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने इस तरह का खाना खाया, उन पर क्या बीतती होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी हरकत करने वालों को पकड़ने के लिए, सजा दिलाने के लिए कोई कानून इसलिए नहीं है कि कानून बनाने वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि घर में काम करने वाली मेड, तंदूर पर रोटी बनाने वाले लोग इतना घिनौना काम कर सकते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस बारे में सोचा और कानून बनाने का फैसला किया। अब तक ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों के मन में खौफ नहीं होगा। जब तक कानून का डर नहीं होगा, तब तक वो इस तरह के गंदे काम करते रहेंगे। अब बात करते हैं बहराइच में हुई बर्बरता की। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसका शिकार हुए राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज जो बातें आई, वो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या कितने दर्दनाक तरीके से की गई। रिपोर्ट उस रात की खौफनाक वारदात का एक दस्तावेज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है, राम गोपाल मिश्रा को आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटों ने बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि राम गोपाल मिश्रा की बॉडी में 12 बोर की बंदूक से मारी गई गोली के 25 से 30 छर्रे मिले हैं। अब्दुल हमीद के पास 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक है, इसलिए आशंका है कि इसी बंदूक से गोली मारकर पहले राम गोपाल मिश्रा को घायल किया गया। उसकी बॉडी में जगह जगह से खून बहने लगा। उसके बाद उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और इसके बाद उसके पैरों के नाखून बड़ी बेदर्दी से उखाड़े गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राम गोपाल की बॉडी में दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून उखाड़े गए थे। इस मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 55 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो 25-30 के करीब छर्रे उनको लगे हैं, उन छर्रों के कारण जो अत्यधिक रक्तस्राव शरीर में हुआ है, उसके कारण उनकी मौत हुई। बाईं आंख के ऊपर एक चोट का निशान था और अंगूठे में चोट का निशान था। तो बाईं आंख के ऊपर एक किसी भारी चीज के मारने से फटे का निशान है। सीएमओ साहब सरकारी अफसर हैं, उन्होंने अपने अंदाज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर मौत का कारण बता दिया। ज्यादा खून बहा, ये कह दिया, इसलिए मौत हुई। सीएमओ संजय शर्मा ने तो राम गोपाल की डेड बॉडी देखी नहीं।
पोस्टमार्टम इन्होंने तो किया नहीं था, लेकिन राम गोपाल के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से पहले उसकी बॉडी को देखा था। आज रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने आंखों देखा सच बयान किया। वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। राम गोपाल मिश्रा की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। वो ज्यादातर वक्त अपनी बड़ी बहन के घर में रहता था। अब बहनें रो रो कर पूछ रही हैं कि राखी किसके हाथ में बांधेंगी, बुजुर्ग माता पिता को कौन देखेगा। राम गोपाल की बहन ने बताया कि वो भाई के शरीर को देखकर बेसुध हो गई थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से खून न निकल रहा हो। राम गोपाल को जगह जगह से काटा गया था, उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। राम गोपाल की बहनों ने कहा कि उसके भाई के हत्यारों को भी ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए जैसी उन्होंने राम गोपाल को दी। जी मतलब गला काटा गया, नाखून प्लास से खींचे गए और गोली मतलब पूरे सीने पे लगी थी। कम से कम लगी थी 22-23 गोली। मैम यहाँ पर गोली थी और यहाँ पर थी, कान में भी मारी गई थी गोली। यहाँ पर गला रेत करके 3 गोलियाँ यहाँ चली, 24 गोलियाँ यहाँ थी सीने पर। मैम पैर के जो नाखून है वो प्लास से उन्होंने बड़ी बेरहमी से गुजारा सर। हमें तो पता चला कि गोली लग गई, मैं बहराइच पहुंची तब तो कुछ मृत्यु यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, डेथ उसकी यहाँ पर हो गई थी। जब हम बहराइच पहुंचे तब वहाँ पर वो लथपथ खून से सारे शरीर से, जैसे हमारे भाई को उन्होंने मारा है। मैं अपने भाई को गोदी में खिला खिला करके बड़ा किया। मैम उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है, तो हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। ये नहीं मालूम किस तरह से घसीट करके ले गए हमारे भाई को और गोली से गला रेत करके जल्दी। यहाँ पर भी भाला मुंह काटा मारा है, फरसा यहाँ पर खून के निशान है सर। बहुत बेरहमी से मारा सर। मेरे बूढ़े माँ बाप है जो मरने के कगार पर बैठे हुए हैं, उनका तो सहारा छीन गया। हम लोगों के गली सूनी हो गई। हम लोग किसको राखी बांधेंगे, किसको। राम गोपाल मिश्रा अपने चचेरे भाइयों के साथ केटरिंग का काम करता था। 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। 21 साल की उसकी पत्नी रोली मिश्रा विधवा हो गई है। अब रोली मिश्रा को समझ नहीं आ रहा कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। रोली मिश्रा ने कहा उनके पति को इतनी बुरी तरह मारा गया कि बचने का कोई चांस न रहे। अगर उम्मीद की थोड़ी भी किरण होती तो वो घर बार बेचकर भी उनका इलाज करवाती। बहुत बेरहमी से मारा गया था उन्हें। बहुत दर्दनाक मौत थी। अगर गोलियों से नहीं मरे तो चाकू से मारा गया, फिर भी नहीं मरे तो उनके नाखून निकाल दिए गए। बहुत गोलियां लगी थी, नाक छेद दिए थे, मुंह में गोली मार दी थी, कान में मार दिए थे। जहाँ जहाँ नहीं मारना चाहिए सब जगह मार दिए थे। उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और कोई उम्मीद होती तो अपना सब कुछ बेच के उनमें लगा देते, उनको बचा लेते। लेकिन कोई उम्मीद ही नहीं थी उनमें। कुछ नहीं बचा था उनके शरीर में। योगी आदित्यनाथ ने कल पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाकर उनसे मुलाकात की। योगी ने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत देने के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, आयुष्मान कार्ड समेत उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि परिवार का इकलौता कमाने वाला बेटा चला गया। 22 साल के बेटे को खो चुके पिता को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। बंदूक से मार कर चलने के दिन के तमाम गोली लगी, नाक फूट डाले गए, काट डाला गया, तलवार या जो छुरा कुछ अंदर माइन तो कोई देखे तो वो कहा। और बाकी गायब करे के चक्कर में है। तब तक हमारा भतीजा घुस गया और कहीं चला हुआ ले जाओ। वो मर भी रहा, लेकिन तले उठे हमारे 2 भतीजे रहे तो ईटा मारिस तो हाथ से बंदूक गिर गए, लड़का निकाल बाहर हुआ तो लोहान ना है। अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें 22 छर्रे लगे, 22 गोलियां लगी हैं और किसी भारी चीज से सर पर भी हमला किया गया है। आपने जब अपने बेटे को देखा, जब शव आया आपके बेटे का, आपने क्या देखा? कितनी निर्ममता से हत्या की गई थी? पूरा तो देखे नहीं, यहाँ मौके पाए वहाँ, लेकिन हुआ घटना जो तो हम रहा नहीं, जो निशान ही के रहा तो हम सब देखा। कुल छल नहीं रहा, कुल शरीर तो मैं कत्ती गोली बताई, कत्ता का बताए, कुल शरीर में गोली।
किसी पिता से उसकी बेटी की मौत के बारे में सुनना कितना दर्दनाक हो सकता है, कितना तकलीफ देने वाला हो सकता है। उसकी पत्नी की, उसकी बहनों की बात सुनना। असल में रामगोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दिल दहलाने वाली है और ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। हो सकता है कि अब्दुल के घर के बाहर डीजे बजाया गया हो सकता है जब दुर्गा विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई तो रामगोपाल को गुस्सा आया हो सकता है कि रामगोपाल ने अब्दुल के घर से हरा झंडा हटाकर भगवा लहराया हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब्दुल और उसके साथी बेरहमी से टॉर्चर करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे गोली मार दी जाए, उसे करंट के झटके दिए जाएं। इसीलिए बहराइच के लोगों में इतना गुस्सा है, इसीलिए बहराइच में दंगा हुआ। अब्दुल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नेपाल भाग गया है, लेकिन अगर ऐसा अपराधी पाताल में भी छुपा हो तो उसे खोजकर निकालना ही चाहिए। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भी उम्मीदवारों के नामों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव सब मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस भी हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और विनोद तावड़े भी हैं। आज देर रात एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दिल्ली आने की उम्मीद है। इससे पहले आज दोपहर में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। असल में महाविकास आघाड़ी के नेता बार बार शिंदे सरकार की स्कीम्स पर सवाल खड़े कर रहे थे, इसे चुनावी स्टंट बता रहे थे। ये आरोप लगा रहे थे कि सीटों को लेकर महायुति की तीनों पार्टियों में अनबन है। इसलिए आज महायुति के सारे नेता एक साथ एक मंच पर आए और कहा महाविकास आघाड़ी के नेता फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता झूठ और सच में फर्क समझती है। एकनाथ शिंदे ने कहा उन्होंने जो काम किए उनकी लिस्ट सबके सामने है। अगर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में हिम्मत है तो वो भी अपनी सरकार के वक्त के कामों का हिसाब जनता को देकर दिखाएं। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम, और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूं, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है उसका काम का जो बोलते मराठी में कामाची पोचपावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। इसके बाद एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे? एकनाथ शिंदे कुछ बोलते इससे पहले माइक देवेंद्र फडणवीस से ले लिया। उन्होंने कहा खुद मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, इसलिए हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है। इस सवाल पर जवाब तो शरद पवार को देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी का झगड़ा महाविकास आघाड़ी में चल रहा है। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सत्ताधारी गठबंधन को इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, महाविकास आघाड़ी से पूछिए उनका चेहरा कौन है। एक बार चेहरा बताइए। मैं पवार साहब से अपील करता हूँ, पवार साहब आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, इतना बताइए। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से फडणवीस के सवाल पर तो कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा बीजेपी की नीयत साफ नहीं है,
इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने बात को घुमा दिया, साफ साफ नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं। पहले उनका चेहरा दिखाए, अब वो लाडली बहना के एडवर्टाइज में शिंदे का फोटो ही गायब किया था, तो चेहरा किसका है पहले वो अपनी बात करे, क्योंकि सब चेहरे डैमेज है, इसीलिए वो चेहरा नहीं बताना चाहते। और हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो सीएम पद पर है वो उनका कैंडिडेट है क्या, ये पहले जारी करे। महाराष्ट्र में 2 अलायंसेस की लड़ाई है। दोनों जगह 3-3 मेन पार्टियां हैं। दोनों जगह तीनों पार्टियों के लीडर अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों जगह सब अपने अपने राइवल लीडर से हिसाब चुकाने के लिए मैदान में उतरे हैं। महायुति में अजीत पवार की एनसीपी कमजोर स्थिति में है। बाकी दोनों पार्टियां उन्हें लायबिलिटी मानती हैं, उन्हें कम सीटें देना चाहती हैं। इसी तरह महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को लायबिलिटी माना जा रहा है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर और कम हुई है और अघाड़ी के बाकी दोनों पार्टनर्स मिलकर कांग्रेस को कम से कम सीटों पर लिमिटेड करना चाहते हैं। दोनों गठबंधनों में एक और बात कॉमन है, कोई भी डेफिनेटली ये नहीं बता रहा कि अगर वो जीते तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। दावा सब करते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सामने आकर कोई चुनाव से पहले झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता। हालांकि हरियाणा में आज तय हो गया कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज पंचकुला में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। विधायक दल की मीटिंग के बाद नायब सिंह सैनी अमित शाह के साथ राजभवन पहुंचे और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सैनी शपथ लेंगे। आज अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में कहा कि हरियाणा के चुनाव में 36 बिरादरियों ने बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। बीजेपी की पिछली सरकारों ने जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया। अब नायब सिंह सैनी की सरकार भी सबको साथ लेकर चलेगी, सबके लिए काम करेगी। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज। हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास है। पर हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी की मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाएं। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। हरियाणा में बीजेपी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर बैठकें चल रही हैं कि विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। वैसे तो 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने आज फिर अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में अपने घर पर बुलाया। हुड्डा के घर हुई मीटिंग में कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक पहुंचे। चंद्रमोहन बिश्नोई और आदित्य सुरजेवाला जैसे विरोधी खेमे के 6 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि मीटिंग के बाद हुड्डा ने कहा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इसका फैसला तो 18 तारीख को होगा। उन्होंने तो नए विधायकों को आपस में परिचय के लिए बुलाया था। इस मीटिंग का कोई और मकसद नहीं है। अनौपचारिक थी, क्योंकि इन्होंने कहा था भाई हम नए इलेक्टेड हैं, कुछ पुराने हैं, आपस में एक दूसरे को मिल लेंगे, तो आप आना चाहते थे, तो ये अनौपचारिक थी। आपस में अच्छी बात हुई, चर्चा हुई और अच्छे उसमें हुआ और सबने कहा भी हम पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्रतिपक्ष के लिए तो 18 को मीटिंग है वहाँ चंडीगढ़, उस दिन बाद। हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी के चक्कर में हारी। राहुल गांधी ने मंच पर हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ तो मिलवा दिए, लेकिन लगता है कि दिलों की दूरियां घटने के बजाय और बढ़ गई।
राहुल गांधी ने हरियाणा में हार का कारण जानने के लिए कमेटी बनाई है। चूंकि चुनाव हुड्डा की लीडरशिप में लड़ा गया, इसलिए हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा पुराने खिलाड़ी हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने विपक्ष के नेता के पद पर दावेदारी ठोक दी है और राहुल गांधी को आज बता दिया उनके खिलाफ एक्शन का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक डटकर उनके साथ खड़े हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में पहली सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए। आज उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा के विधायक सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली, सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। दूसरी, वो जम्मू रीजन से हैं और तीसरा, वो हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि कांग्रेस का कोई विधायक मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुआ, जबकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। अखिलेश यादव, डी राजा, प्रकाश करात, संजय सिंह, कानिमोझी और सुप्रिया सुले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद उमर अब्दुल्ला ने कामकाज भी संभाल लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस जाकर कुछ फाइलें भी साइन की और इसके बाद सभी सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग की। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा वो केंद्र शासित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की लिमिटेशन समझते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होगी जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। Being a chief minister of a union territory, एक केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री होना अलग बात है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे आशा है कि केंद्र शासित राज्य का स्टेटस अस्थायी है। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि जनता की समस्याओं का हल निकाला जा सके और उसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बन गई है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन उमर के लिए शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई और ये उमर के लिए टेंशन का पहला संकेत है। अहमदाबाद की पुलिस ने एक बड़ा काम किया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट रैकेट चलाने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस गैंग ने देश भर में करीब 1000 लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने खुलासा किया कि साइबर क्राइम में इस धंधे में चीन और ताइवान का माफिया शामिल है। इस गैंग ने लोगों से पैसे ठगकर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चीन और ताइवान ट्रांसफर की। पुलिस ने इस केस में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 14 आरोपी गुजरात के हैं, जबकि 4 आरोपी ताइवान के नागरिक हैं। ये गिरफ्तारियां अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से की गई। पुलिस ने इनके पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक्स, 42 पासबुक्स और 92 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। ये गैंग रोजाना 1.5 करोड़ रुपए ताइवान ट्रांसफर करता था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि इस गैंग ने अहमदाबाद में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके करीब 80 लाख रुपए वसूले थे। अहमदाबाद पुलिस इसी केस की जांच करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट तक पहुंची। पुलिस को पता चला कि ठगे गए बुजुर्ग ने जो रकम भेजी थी, उसमें से 6 लाख रुपए वडोदरा की SBI ब्रांच में भेजे गए थे। यह अकाउंट भव्य इन्फोटेक नाम की कंपनी का था। जब अकाउंट होल्डर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अकाउंट उसने 2 लोगों के यूज करने के लिए लिया था। जब इन 2 लोगों के ऑफिस पर रेड की गई तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि दफ्तर में एक डार्क रूम बना हुआ था, जिसमें 20 मोबाइल फोन स्टैंड रखे हुए थे। इनमें हर एक में 2 सिम कार्ड लगे हुए थे। एक सिम कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया था, जिसमें OTP आते थे। इन मोबाइल फोन्स की जांच की तो पता लगा ये फोन
120 दूसरे मोबाइल फोन से कनेक्टेड थे। असल में ताइवान और चीन के माफिया ने वडोदरा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 4 डार्क रूम बनाए थे। इन डार्क रूम से नेट बैंकिंग के जरिए पैसा ताइवान, चीन और दुबई ट्रांसफर किया जाता था। ताइवान और चीन में बैठे माफिया इन डार्क रूम्स की लगातार मॉनिटरिंग करते थे। अगर डार्क रूम में लगे सिस्टम का कोई भी एक मोबाइल 4 घंटे से ज्यादा बंद रहता था तो उन्हें तुरंत शक हो जाता था कि कुछ गड़बड़ हुई है और इसके तुरंत बाद दूसरे शहरों में चल रहे डार्क रूम्स को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। इसीलिए वडोदरा के डार्क रूम को पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के डार्क रूम्स पर एक साथ रेड की। अहमदाबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर क्राइम शरद सिंगला ने कहा कि ठगी का यह धंधा किसी एक शहर से नहीं चल रहा, बल्कि पूरे देश में ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। अलग अलग सिर्फ एक सिटी से नहीं काम हो रहा है, अलग अलग कॉल सेंटर्स से अलग अलग बैंक अकाउंट्स प्रिक्योर हुए हैं और अलग अलग जगह पे ही रेड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि सिर्फ एक शहर में ये रिस्ट्रिक्टेड है। और हर काफ़ी सारे, क्योंकि छोटे से कमरे में भी ये लोग मोबाइल्स के जरिए और सिम बॉक्स के जरिए और वो सेटअप बना के अपना कॉल सेंटर शुरू कर। शरद सिंगला ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को एक गूगल शीट मिली जिसमें पैसों का हिसाब किताब था। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में होटल में रुकने के खर्च, टैक्सी और खाने की बिल समेत कई जानकारियां थी। इसी गूगल शीट से पुलिस को पता चला ये रैकेट इंटरनेशनल है। ताइवान के माफिया टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं। पुलिस ने इन ताइवानी नागरिकों की पहचान की, इनके लैपटॉप को सर्विलेंस पर डाला। 10 अक्टूबर को ताइवान के ये माफिया दिल्ली पहुंचे, ताज होटल में रुके और जैसे ही उन्होंने लैपटॉप ऑन किया, साइबर सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग ने ठगी के लिए 6 अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई थी। हर यूनिट का काम बटा हुआ था। एक यूनिट सिम कार्ड खरीदती थी, दूसरी बैंक अकाउंट खुलवाती थी, तीसरी यूनिट डार्क वेब और पब्लिक डोमेन से ठगी के संभावित शिकारों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती थी, चौथी यूनिट एक्सपर्ट्स की थी, 5वीं यूनिट में टेक्निकल टीम थी और 6ठी यूनिट कॉल सेंटर के लिए लोगों के रिक्रूटमेंट का काम करती थी। शरद सिंगला ने बताया कि ठगी के लिए एक ऐप तैयार किया जाता था। इसे लैपटॉप पर ओपन करके ड्यूअल सिम कार्ड वाले 20 रूटेड मोबाइल्स को कनेक्ट किया जाता था। हर एक मोबाइल का सिम कार्ड एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक पर था। जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा आता, उसे आगे मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसके बाद अलग अलग बैंक अकाउंट से पैसे चीन और ताइवान में बैठे माफिया के वॉलेट में जाता था। शरद सिंगला ने बताया कि हवाला के जरिए इस पैसे का एक हिस्सा भारत में बैठे ठगों तक पहुंचा दिया जाता था। देखिए, ये ताइवानीज जो हैं वो बेसिकली ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पैसा नहीं वहाँ जा रहा। पैसा तो जैसे सपोज करो एक गेमिंग ऐप है, गेमिंग ऐप में एक तो विक्टिम के अकाउंट्स होंगे और गेमिंग जो चला रहा है, खिला रहा है, जो कर रहा है उसके ऐप उसके अकाउंट होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई हम आप घुमा के आपका पैसा आरोपी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो ऐप ताइवानीज प्रोवाइड करते थे। वो लोग बता रहे हैं कि टोटल टर्नओवर पे उनको कमीशन मिलता था और वो कमीशन हवाला के थ्रू जाता। आमतौर पर डिजिटल फ्रॉड करने वालों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सामने तो आते नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, अपने देश में हैं या किसी दूसरे में बैठकर ठगी कर रहे हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये लोगों को लूट कर गायब हो जाते हैं। इसीलिए मैं गुजरात पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 5000 करोड़ का फ्रॉड करने वालों को न सिर्फ पकड़ा, उनके डार्क रूम्स को भी एक्सपोज किया और उनके फ्रॉड के सबूत भी हासिल किए। वो उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचे। असल में डिजिटल फ्रॉड करने वाले कभी लोगों की शराफत का फायदा उठाते हैं तो कभी उनकी कमजोरी का। किसी को आसानी से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में फंसाते हैं तो किसी को यह कहकर डरा देते हैं कि आपने जो पार्सल मंगाया है उसमें ड्रग्स हैं। जब तक लोगों को समझ आता है कि उनके साथ जालसाजी हुई है, तब तक वो लुट चुके होते हैं। आप सबको यह समझने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कॉल्स फेक होती हैं, डिजिटल अरेस्ट फेक होती है, ये थाने
फर्जी होते हैं, ये पुलिस भी नकली होती है, ये सब कुछ दिखता असली जैसा है लेकिन फेक और फ्रॉड होता है। इसलिए ऐसे ठगों से सावधान रहें। जब भी कोई मुसीबत पड़े तो उसे छुपाने के बजाय अपने आसपास किसी जानकार से सलाह लें। अगर बात न बने तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अब आपको न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी और हाथ में तलवार नजर नहीं आएगी। अब न्याय की देवी की आंखें खुली होंगी और हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी होगी। आज न्याय की देवी की बदली हुई पहली नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया। इसमें न्याय की देवी की आंखें खुली हुई हैं, एक हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी है, लेकिन दूसरे हाथ में पहली की तरह तराजू है। न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव का यह आइडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का था। जस्टिस चंद्रचूड़ के निर्देश पर ही न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाई गई। इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देश का कानून अंधा नहीं है। अदालत दंड के लिए नहीं, संविधान का पालन कराने और न्याय देने के लिए है। इसीलिए न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान को रखा गया है। अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था कानून अंधा होता है, इसलिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी थी। आजादी के बाद ये चलता रहा, किसी ने ऐसे प्रतीकों पर ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बदला, कई जगह ब्रिटिश रूल के सिंबल्स को बदला, कई मूर्तियों को बदला, कानूनों को बदला, और अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी के स्वरूप को बदलकर इसी अभियान को जारी रखने का काम किया है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये जरूरी था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था।